नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग सारे। आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का एसिड बेस जो टॉपिक है उसका तीसरा भाग, जिसके अंदर बहुत सारे जो क्वेश्चंस रह गए, कुछ मुख्य बिंदु रह गए, उन सारे टॉपिक्स का अपन डिस्कस करेंगे, है ना। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अपन को पीएच स्केल में आपको पूरा पीएच स्केल बना के समझाऊंगा, आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे बनता है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से अपन को प्रिपेयर करना है, ओके, ठीक है ना। ओके, तो देखो अपन पहले बनाते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है पीएच स्केल और उसके अंदर वैल्यूज़। वैल्यूज़ का मतलब मान, कौन से पदार्थ का क्या पीएच वैल्यू होता है। तो देखिए सबसे पहले अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस तरीके से कि ये एक पीएच स्केल है जो 0 से स्टार्ट है और 14 तक है, प्लस बीच के अंदर जो दिया गया है वो पॉइंट है, वो मान लो मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 7। समझना ध्यान से, ठीक है ना। अपन को हर एक पॉइंट को क्लियर करना है कि वो कहाँ से आया और कैसे आया, ओके। तो देखो सबसे पहले अपन इसी के बारे में बात करते हैं कि जैसे अपन बात करते हैं, यहाँ पर 1 लिख दिया हमने, यहाँ पर लिख दिया 2, ठीक है। काउंटिंग इस फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं आपको ताकि समझाने में मुझे आसानी रहे। ओके, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि छोटा बड़ा बना है क्या है, क्योंकि इसमें अपन को वैल्यूज़ याद करनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मतलब इस 7 के इधर की ओर होंगे वो तो होंगे एसिड, और इधर की ओर होंगे वो कौन होंगे, बेस, मतलब अम्ल और क्षार होंगे। तो इन्हीं के ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये मोस्टली मैं एक बार पहले बता देता हूँ वैल्यूज़ में कि ये एनटीपीसी या जो आरआरबी की जो एग्ज़ाम होती हैं उनमें ज़्यादा पूछा आता है। उसके बाद में ये रीट लेवल का कोई या फिर पटवार लेवल का क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अपन को हर एक वर्ड को क्लियर करना है कि वो नाम आया तो कैसे आया है, ठीक है। चलो तो देखो स्टार्टिंग में यहाँ से कहानी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 0.5 जो पीएच होती है वो होती है लेब में जो HCl काम आता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल काम आता है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं, ध्यान से सुनिएगा, 1.2 1.5 तब अपन को बोलना है। हिंदी में लिख देता हूं तो ये गड़बड़ ना हो। हमारे जो आमाशय में जो HCl होता है उस आमाशय के HCl की पीएच होती है ये वाली। बात समझ में आ गई ना। फ़र्क है, लेबोरेटरी में जो HCl होता है उसका मान अलग है, ध्यान से सुनिएगा, और हमारे स्टोमक में जो होता है उसका मान अलग होता है। दोनों में बहुत ही कॉमन फ़र्क होता है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलो जी अगला पॉइंट बात करते हैं इसी 2 पे। 2.2 से 2.4, ध्यान से सुनना, ये वैल्यू थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो पीएच होती है वो होती है नींबू की। किसकी होती है, नींबू की, लेमन को जिसको बोलते हैं। अगर मैं इसी में आगे बात करूं कि इसका पीएच क्या होगा, तो देखो मैं बात करता हूं इसी में ही आगे 2.4 से 3.4। समझना ध्यान से, इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है कई बार, इससे वैल्यू अलग आ गई या वैल्यू कुछ चेंज आ गया। तो 2.2 से 2.4 या सॉरी 3.4, ये जो रेंज ऑफ प्रास होती है इसको बोलते हैं अपन सिरका की। किसकी बोलते हैं, देखो ध्यान से सुनिएगा। तो ये पीएच किसकी हो गई, सिरका की। सिरका का मतलब होता है, सब जानते हो ना, जिसको विनेगर बोलते हैं, जिसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देखो ध्यान से सुनना, 4 से 6% का जो विलियन होता है ना उसी को ही एसिटिक एसिड कहा जाता है, ये याद रखना हमेशा। इतनी बात समझ में आ गई ना। तो सिरका बोल देते हैं, इसी को विनेगर बोल देते हैं अपन, इसी को ही है ना जी एसिटिक एसिड बोल देते हैं। समझ में आ गई ना। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है, इसको हमेशा याद रखिएगा। लेकिन अगर मैं इसके अंदर वैल्यू की बात करूं कि भाई जैसे अगला मैंने बोल दिया कि और पीएच क्या होगा, तो जैसे मैं 4 की बात करता हूँ कॉमन, पहले मेरी कहानी याद है जिस तरीके से। तो जैसे कहते हैं ना, देखो यार है तो प्यार है ना। तो देखो ध्यान से सुनना, ट से टपकाते हैं, टपकाने का मतलब होता है मार देना या फिर छोड़ देना। तो ट से होता है टमाटर, और जो टमाटर की जो पीएच जो चालू होती है वो कितने से स्टार्ट होती है, 4 से। कितने से स्टार्ट होती है, 4 से। 4 से कितनी, 4.4 तक। इसका मतलब ये कैसा है, एक प्रकार का एसिडिक है, याद रख लेना, ठीक है। चलो इसी के ऊपर मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट अपन लेते हैं 4.5 पीएच। ये जो 4.5 जो पीएच है इसी के ऊपर बात करते हैं। तो ये देखो ध्यान से सुनना, ये 4.5 जो पीएच होती है वो होती है CO2 की। किसकी होती है, CO2 की। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना कि 4.5 पीएच किसकी होती है,
CO2 की। प्लस में अगर मैं बात करूं तो केला जो होता है उस केले का भी pH, जिसको अपन बनाना बोलते हैं, उसका pH भी इतना ही होता है। कितना होता है? ध्यान से सुनना, इसको याद रखना हमेशा, ये बहुत कॉमन सी बात है केले का। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 से 5 pH किसकी होती है, तो क्या बताओगे? भाई केले के आसपास की कहानी है, तो याद रख लेना बियर की। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? बियर की। कॉमन है, कुछ टॉपिक्स हैं जिनको अपन को समझना है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने बोल दिया CO2 और केला। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल के आएगा, मैं आपको बताऊंगा इसी के अंदर कि ये देखो, अगर इतनी pH अगर हमारे समुद्री जल की हो जाए, किसकी हो जाए? हमारे अगर समुद्री जल की हो जाए या नदियों में नदी के पानी की हो जाए, तो वहाँ पर क्या होगी भाई? जो मछलियाँ वो क्या हो जाएंगी? मरना स्टार्ट हो जाएंगी। याद रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन अगर अपन इसमें और भी आगे बात करेंगे, भाई 4.5 से आगे कौन है, तो मैंने बताया अभी 4 से 5 के बीच की जो प्रास होती है वो बियर की होती है। लेकिन अगर मैं देखो, अगर मैं बोलूँ कि 5.5 से 7.5 तक किसके बीच की होती है, तो अपन बोल देंगे कॉफ़ी की। किसकी बोलेंगे अपन? कॉफ़ी की। लेकिन अगर मैं फिर और क्वेश्चन बोलूँ कि 6 pH, तो अपन बोल सकते हैं मूत्र की। ध्यान से सुनना। अगर बात करें कि 6.8 की बताओ, तो 6.8 किसकी होती है? लार की। यहाँ पर देखो, फिर देखो 7.4, तो 7.4 पर किसकी होती है? अश्रु की। किसकी होती है? अश्रु की। किसकी होती है? ब्लड की, है ना। लेकिन अगर एक यहाँ पर 6 से 8 के बीच में आ गया, एक और क्वेश्चन है 6.4 से 6.8, ये अगर मैं बात करूँ तो किसकी pH निकल के आ जाएगी? दूध की। मिल्क का pH कितना होता है? याद रख लेना। इनको जितना अपन सटीकता से बनाएंगे उतना ही याद रहेगा, तो रटने की कभी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको इसके अंदर कि सर ये किसका होता है, ये कहाँ से आया, ये किसका होता है ना। अपन निकाल सकते हैं। प्योर 7 किसकी होती है? 7 होती है शुद्ध जल की। किसकी होती है? कोई भी शुद्ध जल जो होता है, वर्षा का जल जो होता है उसका, अशुद्ध जल जो होता है, डिस्टल वाटर जो होता है उसका, इन सब की pH कितनी होती है? 7। मतलब ये उदासीन होते हैं। बात समझ में ही ना। लेकिन अगर इसी को मैं देखो, इसी को अगर कहानी को और चेंज कर दूं मैं, है ना, ध्यान से सुनना कि यहाँ क्या एक इम्पोर्टेंट है जो NTPC एग्जाम में पूछा हुआ है। ध्यान से सुनना कि 2.8 से, इम्पोर्टेंट है, इसको समझिएगा, 2.8 से 3 पॉइंट। अब सुनो, 3 पॉइंट में भी 2-3 वैल्यू आती हैं सेम। आप तो एक का फर्क रखो, 3.8 इस रेंज की जो होगी उसको अपन क्या बोलेंगे? शराब बोलेंगे। वाइन रूप में बोलते हैं। कौन सा रूप बोलना है इसको? वाइन रूप। याद रखना, ये का ये संतरा जो होता है, संतरा जो जूस होता है उसकी भी pH यही होती है। यहाँ पे वाइन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? वाइन रूप की फॉर्म की बात हो रही है। तो समझ में आ गया, ये बियर का है, ये शराब का है, दोनों में क्या डिस्टल फर्क है अभी दिमाग में आ गया मेरे, इसलिए मैंने बता दिया। लेकिन अगर मैं आप बात करूँ 7 से आगे की, कि 7 से आगे के हमें कौन कौन से हैं, जैसे मैंने मान लो बोल ही दिया कि 8 की pH बताओ, तो लगभग 8.2 8.3 तक, तो लगभग 8 के आसपास pH किसकी होती है? एग की। एग मतलब अंडा, तो अंडे की pH कितनी होती है? जल्दी बोलो। 8। ठीक है। अगर मैं बात करूँ सर 9 के पास बताओ, 9 पॉइंट के, अब 9 पॉइंट में भी बताओ, तो पॉइंट में जानना चाहो तो वो भी बात है, लगभग में तो 9.3 के आसपास की बात बोलते हैं। तो वही हो गया, क्या होता है? NaCO3, है ना, नमक है। इसी को कहते हैं भाई खाने का सोडा, बेकिंग सोडा। समझ में आई ना बात? इसी को खाने का, इसी को टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं ना, सोडा के, एक सॉरी डाइट्री, इसको डाइट्री बोलते हैं। टेबल सॉल्ट तो NaCl को बोला जाता है, याद रखना है ना, NaCl साधारण नमक जो होता है। अगर मैं बात करूँ 10 की बताऊँ, तो 10 pH किसकी होती है? Mg और होल्टवाइस 2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की pH कितनी होती है? 10। क्षारीय होता है। अब क्यों होता है मैं ये पहले नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अगर आपसे और क्वेश्चन पूछ ले कि सर और भी बताओ, तो देखो अपन बात करते हैं जैसे 11 के आसपास, तो 11 के आसपास जैसे अपन बोल देते हैं 11.3 किसकी pH है, तो आंसर हो जाएगा NH3 की। किसकी है? NH3 की। इतनी pH वैल्यू आपको किसी पर्टिकुलर बुक में नहीं मिलेंगी, लेकिन मैं वो सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, समझ में आ रही है ना बात? इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो किसका है किसका नहीं है, लेकिन आप कॉपी निकालिएगा, अपनी कॉपी के अंदर इन सब को मेंशन कर लीजिएगा, हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेकिन इनको हमेशा याद कर लेना।
2-3 बार लिखोगे तो जनरली 90% याद हो जाएगा, लेकिन जब कभी एग्ज़ाम से पहले पढ़ के जाओगे तो 100% मुझे कॉन्फिडेंस है आप पक्का याद कर लोगे इसको। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं जिनको अपन को याद करना है। और आगे बात करें क्या, तो चलो देखो देखते हैं 12 के ऊपर। तो 12 जो पीएच है, मैं मान लो इसके लिए ऐसे बोल सकता हूँ, देखो ध्यान से सुनना कि 12 जो पीएच है मैं इसके ऊपर बोल दिया कि कोलगेट। कोलगेट जो होता है उसकी पीएच कितनी होती है, मैंने बोल दिया भाई 12 होती है, तो 12 के आसपास है। अब सर 13 और 14 का भी बताओ पीएच, 13 और 14, तो 13 पीएच किसकी होती है, सब जानते हो ना, ब्लीच, जो ब्लीच वगैरह करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह जो होता है, इनका पीएच कितना होता है 13, 13.2, 13.3। तो देखो 13.8 बोल दो या 14 बोल दो, ये जो पीएच होती है किसकी होती है, जल्दी बोलो, NaOH की। इसके अलावा कुछ एनवायरमेंटल साइंस के भी क्वेश्चन आए हुए हैं। एनवायरमेंटल साइंस को मैं अलग से बता रहा हूँ क्योंकि एसिड बेस से रिलेटेड है तो जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखो एनवायरमेंटल जो साइंस होती है, ध्यान से सुनिएगा, एनवायरमेंटल जो साइंस है इसके अंदर मैं बात करता हूँ तो एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पर 5.5 या इससे कम हो जाए तो वो आती है अम्लीय वर्षा। किस में आती है, अम्लीय वर्षा। 5.6 पर कौन सी होती है, सामान्य वर्षा। इसी 5.5 पर क्या होता है, दंत क्षय। एक और लो, कहाँ लिखा था मैंने 6.8, ये लिखा था 6.8। ये उपजाऊ मृदा की पीएच होती है। उपजाऊ मतलब जानते हो क्या, फर्टिलाइजिंग सॉइल होती है उसकी, मतलब जिसके अंदर पैदावार हो। तो अगर ये अम्लीय वर्षा इस पे गिरेगी और इस पे गिर जाएगी, समझ में आ रही है बात है, और इस पे गिर गई, अब ध्यान से सुनना, ये उपजाऊपन खत्म हो गया। ठीक करने के लिए इसके ऊपर क्या डाल देंगे अपन, इसके ऊपर अपन जिप्सम, देखो ध्यान से सुनना, या तो जिंक का यूज़ करेंगे या अपन इसमें जिप्सम छिड़क देंगे पाउडर फॉर्म में, है ना। ठीक है, तो बात समझिए, ये चीज़ें कॉमन है, ये याद रखने वाली हैं। तो समझ में आ गई ना, इतनी बेसिक सी, एक छोटे छोटे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। हमारे स्किन की बात करते हैं तो देखो और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, अपनी स्किन की बता देते हैं। किसकी बताते हैं, स्किन की। 6.8 से 7.4 तक ये हमारे स्किन का पीएच होता है। 7.4 होता है वो स्वस्थ स्किन होती है। स्वस्थ का मतलब है, ध्यान से सुनना, बाथ नहाकर आते ही। 6.8 के आसपास कब होता है, जब अपना क्या हो, बॉडी पर पसीना हो, तो ये घटकर जा सकती है 6.4 तक। तो 6.4 या 6.8 तक जो पीएच रहती है वो हमारी स्किन की पीएच, स्किन पीएच हो जाती है ना। देखो पीएच का मतलब समझ रहे हो ना, ये रेंज आती है अपनी स्किन अम्लीय हो जाती है, पसीना अम्लीयता लेके आता है। क्यों होता है, ध्यान से सुनना, उससे क्या होगा, बैक्टीरिया है वो सारे क्या होंगे, मर जाएंगे। अपन नहाने गए, साबुन रगड़ा, साबुन कैसा होता है, क्षार, क्षार का मतलब 7 से ज़्यादा पड़ा था ना, क्षार साबुन जैसे होते हैं, मतलब चिकने चिकने से होते हैं। तो मेरे भाई जैसे ही साबुन रगड़ा, स्किन कैसी हो गई, वापस स्वस्थ हो गई। क्यों, क्योंकि देखो 7.4 पीएच है, क्योंकि हमारी स्किन के अंदर कौन जाता है 7 पर, 7.4 पर कौन जा रहा होता है, देखो यहाँ पे लिखा था शायद मैंने कहीं पे, 7.4 पे लिखा था, मैंने मिटा दिया शायद, कि 7.4 हमारे ब्लड का पीएच है। किसका ब्लड का पीएच है, मनुष्य का, है ना, ध्यान से देखना, इसी कहीं लिखा मिल जाएगा आपको। तो 7.4 ब्लड का पीएच है, और ब्लड के अंदर अगर पीएच में चेंज हो गया तो एलर्जी हो जाएगी ना। तो एलर्जी क्या होती है, एक सेंसिटिविटी होती है, अम्ल क्षार जैसा केमिकल इक्वेशन हो जाती है बॉडी के अंदर। समझ में आ रही है ना, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इस पर मैं एक छोटे छोटे वीडियो बना के बताऊंगा आपको। तो ये मेरा एक छोटा सा वीडियो था जिसके अंदर आपको पूरी पीएच स्केल याद करनी थी। क्या याद करनी थी, पीएच स्केल। नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, कौन सी चीज़ अच्छी लगी ये भी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो इतना टॉपिक समझ में आ गया दोस्तों कि क्या होता है पीएच स्केल में, वैल्यू सबका, है ना। अब एक और छोटा सा डाउट क्लियर कर देता हूँ मैं चलते चलते, क्योंकि इसका कभी कभार एक क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनिएगा, कि सर ये संयुग्मी क्षार क्या होता है, संयुग्मी अम्ल क्या होता है। हमने पढ़ा रटा लेकिन फिर भूल जाते हैं, फिर याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं। समझ में आ रही है ना। तो हमेशा एक चीज़ को ध्यान रखना कि इनका अपन को एक ट्रिक बनाना है, बहुत ईजी ट्रिक बनाना है, रटने वाला ट्रिक नहीं, काम में लेना है। जैसे आपसे एक पूछे, देखो एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ कि पहले मैंने अम्ल लिखा है तो मैं अम्ल का हिंट दे देता हूँ इधर की ओर, और उधर लिखा है तो क्षार का हिंट दे देता हूँ। समझ में आ गई ना बात, दोनों में फ़र्क समझ जाना आप लोग। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि संयुग्मी अम्ल क्या होते हैं, जो प्रोटॉन को रिसीव करते हैं। ध्यान से सुनना, H+ ग्राही होते हैं, रिसीव करते हैं, और जबकि ये क्या होते हैं, H+
डोनर होते हैं। ये मैंने आपको पहले बताया था, प्रोटॉन दाता। H+ का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या है H+, मतलब प्रोटॉन ही तो बचता है हाइड्रोजन में एक, अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो, है ना। ये सब अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपन बात करते हैं इसके अंदर कि कैसे हैं ये। पहले तो उदाहरण याद करो, जितने उदाहरण याद होंगे उतने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे मैंने बोल दिया उदाहरणों में HCl, HNO3, H2SO4, ध्यान से सुनना, बहुत सारे हैं इनमें। इसी में लिख देता हूँ मैं H3O पॉजिटिव। ध्यान से सुनिएगा, ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, कभी भी पूछ सकते हैं ना। बहुत कॉमन से बताया मैंने कि 4 नाम है, ज़्यादा बड़े नहीं है ना। लेकिन इन्हीं के उल्टा अगर आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा, देखो H2SO4 में है HSO4 माइनस, बोल सकते नहीं बोल सकते। अगर इसी को हम HNO3 है तो इसमें क्या बोल देंगे, NO3 माइनस। तो इस अम्ल का संयुग्मिक क्षार कौन हो गया, सामने लिखा है मैंने। इसमें कौन हो गया, एक देखो प्रोटॉन डोनेट कर दिया, इन्होंने H लिया था तब जुड़ा है क्लोरीन के साथ, यहाँ क्लोरीन से H निकल गया तो कौन बचा, Cl माइनस। तो इस अम्ल का संयुग्मिक क्षार कौन हो गया, इस क्षार का संयुग्मी अम्ल कौन हो गया। बात समझ में आ गई ना, ट्रिक समझो। अब मैंने यहाँ से देखो इसने H+ निकाल दिया, अब यहाँ पर क्या बचा, H2। बात समझ में नहीं आई क्या, बताओ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कोई डाउट है। लेकिन अगर मैं अब इसी को मैं क्वेश्चन फॉर्म में पूछ लूँ तो आपको देखो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, समझ में आ रही है ना। क्वेश्चन फॉर्म में कैसे, जैसे मैंने बोल दिया कि H2 और NH3, बहुत क्वेश्चन आता है, H2 प्लस NH3 है, इसके अंदर संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार ढूंढना है अपन को, समझ में आ रही है ना। तो क्या बताओगे, देखो यहाँ पर ये है, इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बन जाएगा, NH4 पॉजिटिव प्लस, अब यहाँ से H निकल गया तो क्या बचा, बताओ सही से बताना, OH माइनस। ध्यान से सुनिएगा, तो ये H2, यहाँ ये क्या होता है, NH3 मेरी pH स्केल में सबने देखा होगा, सबको पता भी होगा कि NH3 क्या होता है, बताओ। तो ध्यान से देखो, NH3 क्या है, अपने आप में एक प्रकार का बेस है या नहीं है, बताओ। तो NH3 एक प्रकार का बेस है। ये क्या हो गया, एसिड। एसिड क्या होता है, ग्राही होता है ना, यही तो पढ़ा आपने, देखो। तो इसने ले रखा था, इसने इसको दे दिया, तो अब संयुग्मी रूप लेके आना है। तो संयुग्मी रूप का मतलब क्या होगा, देखो ध्यान से सुनिएगा, ये इसमें बदल गया और ये इसमें बदल गया, ध्यान से सुनना। ऐसे ही तो होता है ना, बहुत इजी वे में है। तो ये बेस था, वो बदल गया कॉन्जुगेटेड एसिड में, किसमें बदल गया, संयुग्मिक क्षार में। समझे, आई है बात, नहीं समझे। तो ये क्या हो गया, इसका कॉन्जुगेटेड संयुग्मी बेस। शॉर्ट में लिखा है मैंने, A फॉर एसिड, B फॉर बेस, कॉन्जुगेटेड संयुग्मी, CO लिखा है ताकि आप समझ जाओ, है ना। कॉन्जुगेटेड, नॉट CO कार्बन मोनोऑक्साइड मत समझ लेना इसको, है ना, CONJ कॉन्जू। तो शॉर्ट में मैंने CO लिखा है, इसको समझ जाना इस बात को, है ना। चलो और मैं समझाता हूँ। जैसे मैंने बोल दिया कि HNO2, दूसरा एग्जाम्पल कौन सा लेते हैं, जैसे मैंने बोल दिया HNO2। अब इसकी अभिक्रिया किससे कराऊँ, आप ही बताओ, मैं पानी से करवा के देख लेता हूँ कि जब मैं इसकी अभिक्रिया कराऊंगा तो क्या बनेगा। ध्यान से सुनना, जब मैं HNO2 की अभिक्रिया जब मैं इससे कराऊंगा तो क्या बन जाएगा, बताओ, एक बार देखो जरा, समझ में आ जाए तो। ये बात किस किस को समझ में आ गई कि क्या क्या बनेगा। ये 2 है ना, 2। तो ये जो था वो इसमें बदल गया, इसने क्या किया, एक H दान कर दिया। और अभी मैंने बताया था, देखो ध्यान से सुनना, HNO2 क्या है, एक प्रकार का नाइट्रस अम्ल है, तो एसिड। ये क्या हो गया, बेस। यहाँ पर भी मैंने जल को क्या माना था, एसिड और बेस, क्योंकि बीच की न्यूट्रलाइजेशन कंडीशन हो रही है ना। देखो इस चीज़ को ध्यान से समझना, क्योंकि दाता और ग्राही पर होता है, ये स्थिति पर डिपेंड करता है। अपन 100% नहीं कह सकते ये हर कंडीशन में, क्योंकि ये उदासीन होता है, अम्ल और क्षार, ये अपनी स्थिति पर डिपेंड करता है कि ये किससे जुड़ रहा होता है। समझ में आ रही है ना बात। और जब मैंने इसको इसी के अंदर कंजुगेट किया तो ये क्या हो गया, कॉन्जुगेटेड। देखो ध्यान से सुनना, ये क्या बन गया, अब कॉन्जुगेटेड किस फॉर्म में आ गया, कॉन्जुगेटेड अम्ल का उल्टा क्या होता है, क्षार, तो कॉन्जुगेटेड बेस हो गया। क्या हो गया, बेस फॉर्म में। मैंने इस बार पहले लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या हो गया, बताओ, H3O क्या हो गया, जल्दी बोलो, कॉन्जुगेटेड एसिड। तो देखो ये इसका कॉन्जुगेटेड फॉर्म आ गया, इसका ये कॉन्जुगेटेड फॉर्म आ गया कि H2 है, इसका संयुग्मी, ये खुद क्षार है तो इसका संयुग्मी अम्ल कौन होगा, समझ जाओगे ना। जैसे मैंने और बोल दिया, HBr था वो टूटा, H+Br-, तो HBr का अब इसका संयुग्मी रूप कौन सा होगा, तो बोलो Br-, क्योंकि H तो निकल रहा है ना भाई, समझ में आई या नहीं आई।
अगर मैं और कंडीशन और भी बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे मैंने बोल दिया H2S और H2O का बनाओ प्लस H2O का बनाओ, तो क्या बनेगा जल्दी बताओ, क्या अभिक्रिया होगी इसके अंदर? इसमें बनेगा H, देखो ध्यान से सुनना, HS प्लस H3O पॉजिटिव। ये बात किसको समझ में नहीं आ रही है भाई? देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक H निकल गया, यहाँ इसके अंदर आके जुड़ गया, तो यहाँ से एक H निकले, इसमें ये 2 थे, तो अब कितने हो गए? 3 हुए नहीं हुए बताओ? तो कुछ समझ में आया क्या कॉन्जुगेटेड क्या होते हैं? जिसने दे दिया, देखो जिसने प्रोटॉन या H प्लस ले लिया वो अम्ल, जिसने H प्लस या प्रोटॉन दे दिया, डोनर का मतलब होता है दे देना, किसी को दे देना, ले जा भाई, है ना? तो ये हो गया कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस। अगर इसकी लिस्ट चाहिए तो मैं आपको लिस्टेड भी कर सकता हूँ, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं टेस्ट के टाइम में आपको एक लिस्ट लिखवा दूंगा अगला जो भी टेस्ट होगा, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, मुझे ये वीडियो रिक्रिएट करना पड़ रहा है। तो मैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने पहले वाले में एक क्वेश्चन नहीं डाले थे, इस बार मैंने इसको दोबारा क्वेश्चन डाल के दोबारा से डालने की कोशिश करी है ना, क्वेश्चंस को दोबारा से सेट किया मैंने, पहले इतना ही पढ़ाया था मैंने, इसके 2-3 नाम बोले थे बस, अब मैंने ये क्वेश्चंस बना के और दे दिए, तो आपका थोड़ा डाउट और क्लियर हो गया, है ना? तो ज़रूरी है हर चीज़ को सिस्टमेटिक, लोगों की बातों में अपन को नहीं आना है कि भाई अभी तो छुट्टियां चल रही है, ये वो है, बस पढ़ते रहना भाई। देखो जब भी मौका मिले, एग्ज़ाम बार बार देने का मौका नहीं मिलेगा, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। NTPC लेवल का है, तो मैं इस बार एक अपनी चर्चा भी रखूँगा, NTPC के ऊपर भी बात करेंगे, रीट पे भी बात करेंगे, क्योंकि पहले बात नहीं करनी चाहिए जब तक कि उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ना आ जाए, ठीक है? तो जैसे ही मुझे कंफर्म इन्फॉर्मेशन मिलती है, चाहे वो रीट हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे पटवार हो, चाहे अपनी NTPC हो, अपन लाइव चर्चा करेंगे उसके ऊपर, आपके सॉल्यूशन आप बताओगे हमें कि यार हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है भाई? स्थिति पे मत जाना, देखो क्योंकि अपन गांव के आदमी और गांव के तरीके से बना रहे हैं, बस आपके तक माध्यम में कोई भी वस्तु है हमारे पास, कोई नॉलेज है, जो जितना भी है हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इतना एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाऊंगा कि ये कैसे आया, ये अपन रासायनिक अभिक्रियाओं में पढ़ेंगे, इसकी भी बहुत अच्छी ट्रिक बनी हुई है मेरे पास। मैंने अम्ल और धातुओं की क्रिया नहीं कराई, क्योंकि अपन धातु में पढ़ेंगे वो चीज़, वो वहाँ अच्छी लगेगी, यहाँ पढ़ा दिया तो फिर धातु में राबड़ी हो जाएगी, और राबड़ी हमेशा क्या काम आती है? किसी न किसी चीज़ के साथ मिलाने में काम आती है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं निकलता इसका, समझ में आई ना? ठीक है, धन्यवाद। तो अपन इसी का आगे का पॉइंट भी पढ़ेंगे अभी, है ना? तो दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक और रह गया, लवण। देखो लवणों के बारे में मैं एक ट्रिक बता देता हूँ आपको, ज़्यादा रटना नहीं है अपन को, कुछ कॉमन है बहुत सारे, लेकिन कुछ कॉमन है जिनके अंदर अपन को आते हैं, मतलब मैं NCERT बेस अगर मैं आपसे बात करूं तो वही टॉपिक मुख्य है जिनका मैं अभी जिक्र कर रहा हूं। जैसे एक तो क्वेश्चन आ गया कि NaOH क्या होता है ना, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हो गया, एक और बनता है जैसे NaHCO3 का। एक अगर अपन मान लो बात करते हैं कि यार है ना, देखो ध्यान से सुनना, सॉरी मैं NaS लिख चुका, Na2CO3 का क्या होगा, एक POP का क्या होगा, एक जिप्सम का क्या होगा, है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होगा, ऐसे कुछ कॉमन है, लेकिन इनको रटना नहीं है, अपन को समझना है कि ये नाम कहाँ से आया, ये कैसे आया। देखो ये सब जानते हैं कि एक क्षार है, प्रबल क्षार है, जो साबुन वाबुन में इनमें काम आता है, ठीक है, क्षारीय प्रक्रमों में काम आता है ना, इसका कोई खास क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन ये 2 हैं जिनमें आप डाउट रखते हो, तो ट्रिक बनाओ इनकी। देखो नमक है खाने में, Na का मतलब क्या आता है? नमक समझ लो, क्या समझना है? नमक। नमक है खाने में, तो नमक है खाने में मतलब क्या हो गया? एक प्रकार का खाने का सोडा। नाम क्या निकला? सोडियम। अब इसमें 2 अलग अलग हैं, H+ और Na+, दोनों प्लस प्लस होते हैं, तो यहाँ पे अपन ट्रिक में लिख देना बाई, सोडियम बाई कार्बोनेट। ये क्या हो गया? सोडियम कार्बोनेट। क्या हो गया? सोडियम कार्बोनेट। अगर ये खाने का सोडा है तो देखो, अब इसके अंदर अगर मैं मान लो जोड़ देता हूँ, ध्यान से सुनना, 10 जल के अणु धोने के लिए, गलती यही होती है बस इस Na2 और NaH में, बस इसमें अगर पानी जोड़ दिया तो अब क्या हो गया? ये किस काम आ जाएगा? धोने के, तो धोने का सोडा हो गया है, वॉशिंग सोडा, धोने में काम आता है, तो ये हो गया वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा। क्योंकि मैं देखो अदर एक्टिविटी बात नहीं करूँगा, कोई फालतू के उदाहरण लेने से, अपन को पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है, अपन साइंस के स्टूडेंट हैं, साइंस की तरह एकदम सीरियस होकर बात करते हैं, है ना। ऑफलाइन क्लासों की बात अलग है भाई,
वहाँ पे सर्टिफिकेशन चीज़ है, यहाँ पे हमें क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ती है। मैं आपसे क्वालिटी पहुँचा रहा हूँ बस। पीओपी का एक छोटा सा बहुत प्यारा क्वेश्चन आता है। पहली बात तो पीओपी के लिए आवश्यक टेम्परेचर कितना होता है, जिसका क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आता है हेसन क्लेवर जो विधि होती है, ध्यान से सुनना, हेसन क्लेवर जो विधि होती है वो किससे संबंधित है। उसके बाद एक नया क्वेश्चन और मिलकर, देखो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि एक होती है क्लोरक्षार अभिक्रिया, उनके अंदर सब में बात करेंगे अपन। विरंजक चूर्ण एक और आता है, जैसे एक नाम और याद आ गया पढ़ाते पढ़ाते ही, विरंजक चूर्ण CaOCl2, समझ में आई ना बात। तो देखो ध्यान से सुनना इसको, CaOCl2 विरंजक चूर्ण है, ये भी एक फॉर्मूला थी, कुछ कॉमन फॉर्मूले हैं, लेकिन इसमें ये दो चीज़ याद रखनी है। देखो नमक है खाने में, तो खाने का सोडा Na और H होगा, ये 10 और तो होगा ही होगा। साथ में कई बार ऑप्शन में नहीं आता कि भाई कौन सा फॉर्मूला है जो इससे रिलेटेड है, तो सोडियम कार्बोनेट फॉर्म है इसकी, तो Na2 हो जाएगा, है ना। नाई करनी है, नाई तो पानी चाहिए, तो नहाएंगे मतलब खुद को धोएंगे ना, तो Na समझ में आ गई ना बात। चलो पीओपी का एक छोटा सा क्वेश्चन है, CaSO4 डॉट हाफ H2, मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, इसी के साथ मैं 1/2 H2 जोड़ देता हूँ, तो ये बन जाएगा CaSO4 डॉट 2H2। इसी को अगर मैं ऐसे लिख दूँ 2CaSO4 डॉट H2 या करके, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक है, अब दो हो जाएंगे तो आधा आधा मिलकर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। फॉर्मूला बना है नहीं बना, तो बेसिक चीज़ है, हमेशा याद रखना। चलो और आगे बात करते हैं। तो इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन आता है और ये हमेशा आप लोगों को डाउटफुल करता है कि यार इस क्वेश्चन का मैं क्या आंसर दूँ, इसकी मैं क्या वैल्यू रखूँ कि ये समझ में आ जाए। अब तुम कहोगे सर कैसे, हमें तो इसका ये नहीं मतलब समझ में आया कि इसका मान कैसे रखते हैं, क्या रखते हैं। समझ में आ रही है ना? ठीक है, समझे या नहीं समझे कि इसके अंदर अपन को क्या याद करना है। तो मैं एक बार इसको रिक्रिएट कर देता हूँ ना, ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। तो देखो एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि ये जो जिप्सम है और ये जो बना है ये पीओपी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के लिए ध्यान से सुनना, मुझे कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा, ध्यान से सुनना, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। तो 1 से ही 1/2 मतलब 1.5 जल के अणु निकाल दिया मैंने। टेम्परेचर बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो 100 डिग्री रख लो भाई, 100 डिग्री भी नहीं मिल रहा तो लिख लो 373 डिग्री केल्विन। 373, 273 केल्विन बराबर होता है, याद रखना, 0 डिग्री सेल्सियस। तो 100 जोड़ देंगे ना 273 में, 373 हो गया, याद रख लोगे ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भी बहुत सारे कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, जिसके ऊपर मैं बात करूंगा आपसे। अभी आज बात करते हैं, चलो ठीक है ना। तो मैं कुछ बेसिक्स इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, रटना मत। जैसे पहला क्वेश्चन आ गया हेसन क्लेवर विधि। हेसन क्लेवर विधि क्या है, किससे संबंधित है, कौन से लवण से संबंधित है, किससे बनाया जाता है, इसमें उत्पाद क्या बनता है, इसका अभिकारक क्या होता है, कई क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये देखो याद रखना, इसका मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। विरंजक चूर्ण निर्माण में काम आता है, किसके लिए काम आती है विधि, ये आरआरबी में पूछी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विरंजक चूर्ण मतलब आरआरबी लेवल की क्वेश्चन देती है ना। विरंजक चूर्ण निर्माण में काम आती है विधि, इसका मुख्य उत्पाद क्या होता है, ध्यान से सुनना। तो अपन बोल देंगे कि CaOH होल ट्वाइस। अब मैं CaO बोलूँगा, एक CaOH2 होल ट्वाइस बोलूँगा, दोनों में फ़र्क है। अगर मैंने ये बोल दिया तो इसका मतलब हो जाएगा बूझा हुआ चूना। क्या हो जाएगा, बूझा चूना। इसके अंदर अगर मैंने क्लोरीन गैस प्रवाहित कर दी तो क्या बन जाएगा बताओ। जैसे ही मैंने इसके अंदर क्लोरीन गैस प्रवाहित करी, अब ये बन जाएगा CaOCl2 विरंजक चूर्ण। लेकिन इसका सह उत्पाद भी बनेगा एक, क्या बनेगा सह उत्पाद इसका, याद रखना हमेशा, जल बनेगा। कैसे बनेगा, देखो यहाँ से रह जाएगा Ca, एक O आ गया और ये Cl2। अब 2 O और H दोनों 2 थे, एक यहाँ से O हट गया तो क्या बन गया H2O। समझ में आ गई ना बात, इसको समझना बैठ के। 2 ही H और 2 ही O हैं, उसमें एक O निकल गया तो क्या बचता है, ठीक है ना। चलो और आगे बात करते हैं, इसी के अंदर समझना ध्यान से।
कि ये तो CaCO2 होता है, इसका रंग कैसा होता है, ध्यान से सुनना, इसका पीला रंग होता है। कैसा रंग होता है? पीला। और ये एक प्रकार का ऑक्सीकारक है। क्या है? ऑक्सीडेंट, ऑक्सीकारक। सर कैसे ऑक्सीकारक? इसके पास क्लोरीन ज़्यादा है, और क्लोरीन और ऑक्सीजन जिसके पास ज़्यादा वो एक प्रकार का ऑक्सीकारक होता है, किसी को भी ऑक्सीकृत कर सकता है। समझ में आ गई ना? तो ये चीज़ ध्यान रख लोगे। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, तो इतना समझ में आ गया सबको। एक छोटा सा और एक क्वेश्चन है, मैं सॉल्व कर देता हूँ। मैंने क्लोर एल्केलाई अभिक्रिया बताई थी, एक क्लोर क्षार अभिक्रिया, इंग्लिश में कहते हैं क्लोर एल्केलाई अभिक्रिया, है ना? ध्यान से सुनना। इसके अंदर मैंने बताया था कि उत्पाद क्या होता है, अभिकारक क्या होता है। ये बहुत क्वेश्चन आता है बहुत बार, तो इसके अंदर जो क्वेश्चन है मैं वो क्लियर करा देता हूँ, ठीक है ना? ध्यान से सुनिएगा। तो जो अपना जो NaCl है, ध्यान से सुनना, जो NaCl है इसका मैं अगर मान लो कि कभी किसी के साथ फॉर्म, ध्यान से सुनना, किसी के साथ मतलब कोई पर्टिकुलर कोई इंडिविजुअल मैं कोई प्रयुक्त कर रहा हूँ सब्सटेंस, उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको जब जल से मैंने क्रिया कराई तो क्या बना? उत्पाद के रूप में NaOH बना। अब मैं आप तुम कहोगे तो इसको बैलेंस करके बता दूं, क्योंकि यहाँ पे मुझे 2 लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 2 लेना पड़ेगा, तो आगे के प्रोसेस में सब में 2 लगेगा। तो 2 NaOH बनेगा प्लस Cl2 बनेगा प्लस H2 बनेगा। कैसे बनेगा ये आपको मैं बाद में समझाऊंगा, पहले ये आपको याद होना चाहिए। तो देखो, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के रूप में क्या बने? क्षार बने, जिसमें क्लोरीन गैस बने, सह उत्पाद या सह उत्पाद साथ में हाइड्रोजन गैस बने। तो ये दोनों के आधार पे नाम पड़ा है क्लोर एल्केलाई। क्लोर का मतलब होता है क्लोरीन गैस, एल्केलाई का मतलब उसमें क्षार भी उत्पाद के रूप में। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये आता है जनाब कि कौन सा क्लोर एल्केलाई के अंदर एनोड पर कौन सा मिलता है और कैथोड पर कौन सा मिलता है। तो दो क्लोरीन गैस में माइनस होता है या नहीं है? तो ये प्लस के पास जाएगी, प्लस का मतलब है एनोड। क्या होता है? एनोड। ट्रिक याद रख लोगे। अब ये क्षार है तो ये किसके पास जाएगी? कैथोड पे जाएगा। किसके पास जाएगा? कैथोड पर। तो जो विलेन है उसके अंदर कैथोड पर कौन सा उत्पाद मिलेगा? क्षार। और एनोड पर कौन मिलेगा? क्लोरीन गैस। याद रख लेना, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलो अब कुछ मैं मुख्य यूज़ की बात कर लेता हूँ, जिनके ऊपर क्वेश्चन बनता है कि भाई एग्जामों में यूज़ का पूछ लेते हैं। जैसे मोस्टली ये क्वेश्चन जो मैंने अलग से वीडियो डालने का पर्पज़ ये था कि मैं उन चीज़ों के ऊपर फोकस करूँ जो बेसिक चीज़ों से रिलेटेड है। तो कुछ एसिड हैं, उन एसिड के यूज़ लिखवा देता हूँ, क्योंकि आप कॉमन यूज़ तो आप पढ़ लेते होंगे। समझ में आ रही है ना बात? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग, ओके। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे 1 बाय 1 टॉपिक की, ठीक है ना। तो बता देता हूँ मैं 1 बाय 1 आपको, है ना। तो एसिड के बारे में जैसे सबसे पहले इंडिविजुअल लेना पर सबको, एक होता है फॉर्मिक एसिड, जानते हो ना सारे के सारे, फॉर्मिक एसिड। जिसका दूसरा नाम होता है, जानते हो कि मिथेनोइक एसिड, जो लाल चींटी में मिलता है, लाल चींटी ना, रेड एंट में। ये क्या क्या काम आता है? बहुत कॉमन है ये। तो देखो, फॉर्मिक एसिड जो होता है उसको मिथेनोइक एसिड कहते हैं। बहुत सारे इंडिविजुअल काम करता है, याद रखना। सबसे पहला इसके कार्य, इसके उपयोग, एक तरीके से अपन इसको उपयोग भी बोल सकते हैं। ये क्या क्या उपयोग में आता होगा? तो देखो, सबसे पहली बात तो कोई भी ध्यान से सुनना, इसको सबसे ज़्यादा क्या सुना, जैसे मैं बोल दूँ चमड़ा उद्योग, या बोल दिया मैंने रेजिन उद्योग में काम आता है, इसके लिए मैंने बोल दिया। ध्यान से सुनना, बहुत कॉमन है। यूरिक एसिड तो किस में पाया जाता है? गोइटर में। तो मैं बोल दूंगा गठिया रोग में, कि गठिया रोग के उपचार में। गठिया को क्या बोलते हैं? गाउट। जिसमें क्या होता है? ध्यान से सुनना, यूरिक एसिड जम जाता है। किस में जम जाता है? जॉइंट्स में। तो जॉइंट्स में जब यूरिक एसिड जम जाता है तो दर्द स्टार्ट हो जाता है जॉइंट्स में, इसको बोलते हैं गठिया रोग। समझ में आई ना बात? तो ये उसके उपचार में काम आता है। दूसरी बात, आजकल जो देखा जाता है, ये रोगाणुनाशी एक प्रकार का, क्या है? रोगाणुनाशी है। कौन से रोगाणु पे काम करता है सबसे ज़्यादा? मैं अगर जिक्र करूँगा तो बैक्टीरिया नाशी है। याद रखना, ये बहुत बार पूछ लेते हैं। अगला पॉइंट है, एक नया नाम है, वो दूसरा है, उसका है एसिटिक एसिड। क्या है? एसिटिक एसिड, जिसको सिरका भी बोलते हैं, जिसको विनेगर भी बोलते हैं, है ना। ये इसी के ही तो कॉमन नाम है, विनेगर वगैरह। तो ये क्या क्या काम आता है? इसके पर कोई इंडिविजुअल चीज़ें नहीं है, ध्यान से याद रखना, ये कई बार पूछ लेते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो पूछा गया आज तक ये है कि ये किससे प्राप्त होता है हमें सबसे ज़्यादा।
सबसे इम्पोर्टेंट काम, जिसको अपन अचार में भी काम में लेते हैं ना, ध्यान से सुनना, तो इम्पोर्टेंट है पायरोलिग्नियस अम्ल से प्राप्त होता है, जो हमें किस में मिलता है, वुड में, लकड़ी में मिलता है, जो अचार में, आचार में नहीं रहे, अचार में, प्रिकल में मिलता है। प्रिकल के लिए इसको काम में लेते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। इसका सबसे मेरा एक ही मोटिव था इस चीज़ को बताना कि पायरो जो लिग्नी, ध्यान से सुनना, पायरोलिग्नियस जो अम्ल है, एसिड है, पायरोलिग्नियस एसिड, ये किस में पाया जाता है, लकड़ियों में, जो गीली लकड़ी होती है उनके अंदर मोस्टली मिलता है। अगला एक ऑक्जेलिक एसिड है, कौन सा है, ऑक्जेलिक एसिड, ये भी याद रखना प्लांट्स में मिलता है, जो अपन टमाटर वगैरह में, पालक में, इनमें होता है ना, याद रखना। तो इसका भी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लांट्स में मिलने वाला सबसे ज़्यादा मिलने वाला एसिड कौन सा होता है, तो अपन लिख देंगे ऑक्जेलिक एसिड, याद रख लोगे ना। चलो जी, दूसरी बात, ये जो ऑक्जेलिक एसिड है वो कैल्शियम ऑक्जिलेट फॉर्म में आके, किस फॉर्म में आके, ध्यान से सुनना, कैल्शियम ऑक्जिलेट की फॉर्म में आके ये हमारी बॉडी में स्टोन भी करता है, किडनी में, किस में करता है ये स्टोन, किडनी में करता है, वृक्कों में, गुर्दों में ये क्या करता है, स्टोन करता है। अगला क्वेश्चन आ गया, एसिटो एसिटिक एसिड के बारे में पूछ लिया तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मैं बोल दिया एसिटो, हिंदी में लिख देता हूं मैं, एसिटो एसिटिक एसिड, ये क्या काम करता है, तो देखो मधुमेह के जो रोगी होते हैं ना, याद रखना इंपॉर्टेंट है, डायबिटीज जो पेशेंट होते हैं उनके मूत्र में मिलता है, किस में मिलता है, इनके मूत्र में मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी बात, इसकी खास बात क्या होती है, ये कलरलेस होता है, ये रंगहीन होता है। ये दोनों ही चीज़ें इसके क्वेश्चन को बनाती हैं, एक इंडिविजुअल रूप देती हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि अपन समझ ही नहीं सकते। दूसरा वो आ गया, वो कौन सा है एसिड है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा, है ना, मैं बता रहा हूँ। लास्ट है क्या, टार्ट्रिक एसिड का, है ना। टार्ट्रिक एसिड क्या काम आता है, इसको कई बार घुमा के पूछ लेते हैं कि बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, कि बेकिंग सोडा बनाने में सबसे ज़्यादा कौन सा एसिड काम आता है, कौन सा अम्ल काम आता है, तो बोल देना टार्ट्रिक एसिड जो काम आता है। बहुत बेसिक बात है। दूसरी बात, एक लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बेकिंग सोडे का क्वेश्चन एक और शानदार क्वेश्चन निकल गया है, अभी मेरे दिमाग में आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि गर्मियों में, समर टाइम में, गर्मियों के ज़माने में दूध वाला, जो दूध के अंदर जो थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला देता है, क्या करता है, बेकिंग सोडा मिक्स कर देता है। मिक्स करने से क्या होगा, ध्यान से सुनना, दूध में लैक्टिक अम्ल का निर्माण नहीं होगा। लैक्टिक अम्ल का निर्माण नहीं होगा तो दूध फटेगा नहीं। तो कच्चे दूध में जैसे वो दूध निकालता है उसके अंदर थोड़ा सा मिला देता है ताकि वो काफ़ी लंबे समय तक क्या रहे, काम में लिया जा सके, वो फटे नहीं, वो दही में ना बदले, उसमें लैक्टिक एसिड नहीं बने। लैक्टिक एसिड बन गया मतलब क्या हो जाएगा, एक तरीके से मिल्क का कर्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, दही बन जाएगा, है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, समझ गए होंगे आप लोग। मैं 2-3 बातें और बता देता हूँ आपको। ये अपना एसिड बेस का टॉपिक कंप्लीट हो गया। सॉरी मुझे वेट करना पड़ रहा है, आपको भी वेट करना पड़ रहा है मुझे, इसलिए कि मैं जल्दी से डालूँ और आप लोग देखो इसको। तो धन्यवाद आप सब लोगों का, आप लोगों ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। आपका काइंडली हार्ट, नाम ही नहीं बोल सकता मैं क्या क्या है इंग्लिश के, तो है ना। ओके, ऑल ओवर सीधी सी एक छोटी सी बात बोल देता हूँ, इसको जितना तुम पढ़ोगे उतना ही आपको समझ में आएगा। इसी में से मैं टेस्ट में भी क्वेश्चन डालूंगा। और इस बार मैं पहले अभी अनाउंसमेंट कर देता हूँ, अभी का अभी दिमाग में आते ही अगला जो टेस्ट होगा वो एसिड बेस से रिलेटेड होगा, जिसके अंदर मैं 25 या 30 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा लाइव टेस्ट के अंदर। ठीक है, तो तैयार रहिएगा अभी से। डेट के मैं अगले ही वीडियो, जैसी वीडियो आएगा उसके 2 या 3 दिन के अंदर वो टेस्ट का डिसीजन हो जाएगा। आपको मेरे व्हाट्सएप वगैरह पे या यूट्यूब पे आपको पोस्ट मिल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद, सब खैर।